This is the last session of this lecture on microbes in human welfare. Today we will be completing the entire chapter starting with microbes as biocontrol agents. If you haven't gone with the previous videos on this chapter, please see the playlist of this chapter in the description box. Now, starting with microbes as biocontrol agents. देखिए, बायोकंट्रोल का मतलब क्या है? सबसे पहले हम माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स में या बायो कंट्रोल में यूज़ करने से पहले ये देख लें कि बायो कंट्रोल होता क्या है। बायो कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल। सबसे पहले कंट्रोल मतलब किस चीज़ को रोकना, किस चीज़ को अंडर कंट्रोल रखना। और बायो मीन्स बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ कर कर किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना। तो बायो कंट्रोल का मतलब है बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ कर कर, बायोलॉजी का और टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत यूज़ कर कर हम किसी भी प्लांट डिजीज़ को या किसी पेस्ट को, पेस्ट मतलब कि पेस्ट होती क्या, आप ध्यान रखें, पेस्ट इज अ डिजीज कॉजिंग एजेंसी, एक ऐसी चीज़ जो आपके प्लांट्स पर डिजीज़ कॉज कर दे और उनके न्यूट्रिएंट्स के साथ compete करे, यानी न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट, आपका यूजफुल प्लांट और पेस्ट दोनों compete करें, वो आपके लिए एक पेस्ट कहलाती है। ठीक है, एक डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। और यहाँ पर आप इसमें वीड का भी नाम लिख सकते हैं, वीड के साथ भी आप यहाँ पर compete करते हैं, बिकॉज वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। अनवांटेड प्लांट्स मीन्स वो प्लांट जो आपने लगाए नहीं हैं, वो अपने आप ग्रो कर गए हैं और वो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपके यूजफुल प्लांट हैं उसके साथ compete कर रहे हैं फॉर द सेम न्यूट्रिएंट्स, उनको आप वीड कहते हैं। ओके, अब इन पर्टिकुलर प्लांट डिजीजेस, पेस्ट्स, वीड्स को कंट्रोल में रखने के लिए जब हम बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं तो हम उसे बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। अब आज के टाइम में क्या चल रहा है, हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं इंसेक्ट को मारने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब कि मारना। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने वाले केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को मारने वाले केमिकल्स। वीडिसाइड्स मीन्स वीड को मारने वाले केमिकल्स। हम ज़्यादातर केमिकल्स पर फोकस कर रहे हैं आज के टाइम में। फार्मिंग में अगर वीड को हटाना है, पेस्ट को हटाना है, और किसी डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट को हटाना है, ठीक है, तो हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है और प्लांट पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स छिड़क देते हैं हम उस प्लांट के ऊपर, तो वो केमिकल्स वाटर के साथ ड्रेन कर सॉइल के अंदर चल जाते हैं और सॉइल को पल्यूट करते हैं। अब वो केमिकल्स कुछ ना कुछ पार्ट में प्लांट उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जब सॉइल के अंदर जाएंगे तो प्लांट उसको कहीं ना कहीं अपने आप उसको इनटेक भी करेगा, उसका अपटेक भी करेगा उसका, और कहीं ना कहीं वो उसके फ्रूट्स के अंदर, उसकी लीव्स के अंदर, या उसके वेजिटेटिव पार्ट्स या फ्लावरिंग पार्ट्स के अंदर पहुंच जाएगा, जिससे कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि हम उसी केमिकल वाले फूड को, जिसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उस फूड को हम इनगल्फ करेंगे, वो हमारे लिए भी हार्मफुल होगा। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर केमिकल्स के यूज़ को रिड्यूस कर दिया जाए। अब उसको रिड्यूस करने के लिए हमें अल्टरनेटिव तो चाहिए होंगे। पेस्ट अपने आप तो कम नहीं हो जाएंगी, वीड्स अपने आप गायब नहीं हो जाएंगे, ना ही डिजीज़ बंद हो जाएंगी अगर हम उनका केमिकल्स का यूज़ करना बंद कर दें। तो हमें अल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे, तो वो अल्टरनेटिव्स हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो अब बायो कंट्रोल कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोल सकते हैं इसको। जनरली हम इसमें एक तरीका अपनाते हैं कि एक पर्टिकुलर पेस्ट के ऊपर, वो पेस्ट भी क्या है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। वो वीड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
वो डिजीज कॉजिंग पैथोजन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने वाला, उस पे फीड करने वाला भी तो कोई ऑर्गेनिज्म होता होगा नेचर के अंदर। हमें क्या करना है, हमें बस उसका नेचुरल प्रीडेटर, प्रीडेटर यानी कि जो उस पे फीड करे, जो उसको खाए, जो उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखे, उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाना है और उसे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अवेलेबल करवाना है। तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पेस्ट के ऊपर, वीड के ऊपर और उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा और अपने आप ही उसकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर देगा, कंट्रोल में ले आएगा और हमारी डिजीजेज, वीड्स, पेस्ट ये सब नहीं होंगे। हमें ये करना है। आप देखिए, वो मैंने लिखा हुआ है, एक बार आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। देखिए, एक जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है ना, ऑर्गेनिक फार्मर मतलब कि जो इन्हीं टाइप के टेक्नोलॉजीज का, इन्हीं टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है टू डू फार्मिंग, इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक फार्मर। जो ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करता है, ऑर्गेनिक यानी कि जो धरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, केमिकल्स का यूज़ नहीं करता। केमिकल्स आपने फैक्ट्री में बनाए हैं, ठीक है। मेन्योर, मेन्योर क्या है, आपने खुद बनाया उसको, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो किस चीज पे स्ट्रेस करता है, वो स्ट्रेस करता है कि नेचुरल प्रेडेटर को ढूंढो, उसके अपने आप पॉपुलेशन उस पेस्ट की कम हो जाएगी। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन, ये आपको याद रखना है, rather than introduce chemicals. A key belief of the organic farmer, देखिए आपको ये पूछ सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक फार्मर का क्या बिलीव है, क्या वो सोचता है अबाउट द यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो आपको बताना है इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्प, द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। अब जितनी डाइवर्सिटी आपके एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में होगी, अब मैंने दो वर्ड यहाँ यूज करे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया जो अपने आप, जिसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं, लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी, जैसे विंड हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, सनलाइट हो गई, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम मान लें, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ठीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी, ब्रेक करके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, बायो मीन्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की, यानी ये स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वो अपने आप उस पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल में रखेगा। कैसे, अब एक, हमें पता है, हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि नेचर के अंदर फूड वेब, फूड चेन, ये सब चलती रहती है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी कोई फीड करने वाला होगा, मतलब सबके ऊपर कोई फीड करने वाला है। कोई अपने आप बेलगाम होकर अपनी पॉपुलेशन को एक्सपैंड नहीं कर सकता। हर एक तरीके उस पर चेक रखा जाता है उसकी पॉपुलेशन के ऊपर। अगर प्रे की अमाउंट बढ़ रही है तो प्रेडेटर उसके ऊपर फीड करके उसको कम करेगा। वैसा यहाँ पर कुछ हुआ, उन्होंने बोला जितनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जितनी ज़्यादा भिन्नताएं होंगी बायोलॉजिकल लेवल पे, उतना ही वो स्टेबल होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक चेक बैलेंस चलता रहेगा हमेशा कि अगर ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उस पर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आप याद रखें, ठीक है। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at a manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. अब सुनिए, एक ऑर्गेनिक फार्मर कभी नहीं चाहता कि जितना कोई जिसको वो पेस्ट बोल रहा है,
सपोज मैंने एक एक्स प्लांट था, उसको मैंने पेस्ट करार कर दिया कि ये पेस्ट है मेरे लिए, इसका मेरे को कोई यूज़ नहीं, तो कभी भी एक ऑर्गेनिक फार्मर उस पेस्ट को हमेशा हर पूरे तरीके से मारने की कोशिश नहीं करेगा। यानी ये वो नहीं चाहेगा कि ये पेस्ट 100% ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको पता है, उसका ये बिलीफ है कि नेचर उस पर एक्ट करेगा, नेचर उसको एक लिमिट में रखेगा, उसको पूरे तरीके से ख़त्म करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेचर उस पर कंट्रोल रखेगा। Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both the useful and the harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interactions between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. अब वो क्या कह रहा है कि इससे बेहतर हमें ये समझना होगा कि कौन ऑर्गेनिज्म किस पे फीड कर रहा है। भैया एक छोटे सिस्टम के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई स्क्विरल है, तो वो स्क्विरल जो है वो कहीं ना कहीं छोटे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन के ऊपर थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज करके रखेगी। ठीक है, तो हमें वो जब चीज़ें समझनी पड़ेंगी वहाँ पर, उनके वेब्स को, उनके फूड वेब्स को, उनके फूड चेन्स को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम ही इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकेंगे और हमारी जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और जो आपके हॉट्स क्वेश्चन आते हैं वो इस पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो पेपर बना है टर्म 2 के सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किए हैं बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो कहीं ना कहीं एक इंसाइट दे रहे हैं हमको कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। इट इज़ जनरली वैल्यू बेस्ड और हॉट्स टाइप में वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कि सीधे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए गए हैं कि आपको सीधा वो क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर दें। ऐसा कहीं नहीं, एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला पेपर के अंदर कि जो सीधे सीधा आपको आंसर दे रहा हो। उसमें आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये पैराग्राफ ऐसा है जहाँ पर आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर सोचना पड़ेगा और अपने आंसर्स को लिखना पड़ेगा। तो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब 10 the organic farmer holds the view that the eradication of creatures that are often described as pest is not only possible but also undesirable। अब आप सोच के देखो, ये पेस्ट में प्लांट से हट के थोड़ा ह्यूमन लाइफ से कोरिलेट करके दिखाता हूँ। अब कॉकरोचेस हमारे लिए टेंशन है, वो बहुत डिजीज़ फैला देते हैं। ठीक है, कई कबार हमको जो हमारे फर्नीचर्स हैं उनको उनको ख़त्म कर देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हमें नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन कभी ह्यूमंस ने ऐसा सोचा है कि वो पूरे वर्ल्ड से, ध्यान दें, पूरे वर्ल्ड से कॉकरोच की पॉपुलेशन को ख़त्म कर दें? हमने नहीं सोचा। ना हमने मस्किटोज़ के लिए सोचा, ना हमने कॉकरोचेस के लिए सोचा कि हम पूरे वर्ल्ड से कॉकरोच और मस्किटोज़ की पॉपुलेशन को ख़त्म कर दें। हम वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप सोच के देखिए, आप पूरे वर्ल्ड से क्या मस्किटोज़ को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं। कुछ मस्किटोज फिर भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो अपनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे। डीडीटी के साथ भी तो यही हुआ था। आपने डीडीटी इंट्रोड्यूस करी, उसके बाद उस डीडीटी से कुछ सालों बाद मस्किटोज रेजिस्टेंट हो गए, आपने नई डिजीज, आपने नए केमिकल इंट्रोड्यूस किया, फिर मस्किटोज रेजिस्टेंट हो गए। ऐसा ही कॉकरोच के साथ होकर आप करने की कोशिश करेंगे। यानी कभी भी पूरी पॉपुलेशन खत्म नहीं होगी इन जो इंसेक्ट्स हैं, और हमें चाहिए भी नहीं ये खत्म हो। हमें क्या मतलब भाई, ये भी तो एक फूड वेब का, फूड चेन का पार्ट है। मस्किटोज, कॉकरोचेस, लिजर्ड्स, ये भी तो फूड वेब का पार्ट है। अगर हम इनको पॉपुलेशन ख़त्म कर दें तो ये जिन पर फीड करते हैं और इन पर जो फीड करते हैं वो तो एक्सटेंट होने लग जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन तो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ऐसा करना भी नहीं है और ना वो हमारे लिए यूज़फुल है। फॉर विदाउट them, the beneficially predatory and the parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. मेरे को लगता है आपको ये समझ आएगा।
An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabits the field, predators as well as its pests, and also their life cycles, pattern of feeding, and the habitats that they prefer. This will be this will help develop appropriate means of biocontrol. ठीक है, कि हम उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लाइफ साइकिल है उस पर्टिकुलर पेस्ट की या प्रेडेटर की उसको समझें और फिर उसके बाद हम उसमें काम करें। ये है। अब यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, थोड़ा सा ये ब्लर है तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं, वहाँ पर क्लियर होगा ये। ठीक है, अब आपने जनरली वो बीटल देखे होंगे, रेड और हमारे ब्लैक मार्किंग्स इनके ऊपर होती है, रेड वाइट बीटल्स। ठीक है, जिनको हम लेडी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाइज भी देखी होंगी आपने उड़ती हुई। वो ज़रूरी हैं, दे आर नेसेसरी, क्योंकि ये एफिड्स और मस्किटोज की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती हैं, ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। तो हम अगर हमें मस्किटोज और एफिड्स से अपनी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया में मॉस्किटोज एफिड्स इनकी पॉपुलेशन को कम करना है, तो हम ऐसे एजेंट्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, ना तो वो पूरी तरीके से उसको मस्किटोज और एफिड्स को ख़त्म करेंगे, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे, और ना ही इसका कुछ इल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर आएगा, तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो ऐसे कंट्रोल हमें चाहिए। फिर लिखा है, in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, often referred as BT. These were available in the sachets and dried. अभी आप समझिए ध्यान से, हुआ क्या, हमारा जो कैटरपिलर्स थे, ठीक है, बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स होते हैं वो हमारे लीव्स के ऊपर, हमारे जो कॉटन था कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी वो फीड करते थे और कॉटन ख़राब कर देते थे वो, और बाकी प्लांट्स में भी ऐसा ही करते थे वो लोग। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैसिलस थ्रीजेनेंसिस, ठीक है, जिसको हम छोटी फॉर्म में BT लिखते हैं, B फॉर बैसिलस एंड T फॉर थ्रीजेनेंसिस। हमने ही लिया बैक्टीरिया। ठीक है, और इस बैक्टीरिया को ड्राइड फॉर्म में, बैक्टीरिया के आपको पता है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के, तो हमने उसको स्पोर्स को पानी में घोलकर अपनी क्रॉप्स के ऊपर छिड़क दिया। ठीक है, अब जब हमने इस बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस बैक्टीरिया के स्पोर्स को अपनी क्रॉप्स पे स्प्रिंकल किया, तो कैटरपिलर ने लीफ तो खाई खाई, साथ में इस बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस के स्पोर्स भी खा लिए। अब ये स्पोर्स जो हैं वो उस लार्वा, कैटरपिलर के जो लार्वा है, लार्वल स्टेज जो है, वो उसके गट में, उसकी इंटेस्टिनल रीजन में जाकर इन्होंने एक पॉइजन सिक्रीट करा, इन्होंने पॉइजन सिक्रीट करा, और उस पॉइजन ने उस कैटरपिलर को मार दिया। ठीक है, और ऐसा देखा गया कि ये बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस जो था ये सिर्फ उस पर्टिकुलर कैटरपिलर पर ही काम कर रहा था, ये बाकी इंसेक्ट्स पे कोई काम नहीं कर रहा था, यानी इसके टारगेटेड था, ये स्पेसिफिक था। उसी के बाद क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया थोड़ा बहुत। हमने क्या करा, BT कॉटन नाम से एक पौधा बनाया। कैसे करा वो, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। आप वो आगे बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि BT कॉटन कैसे बना, बट मैं थोड़ा सा ही आपको यहाँ पर एलेबोरेट करूँगा कि टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपने BT कॉटन यहाँ पर बना लिया। आपने करा क्या, वो जो कॉटन का प्लांट था जिसके ऊपर कैटरपिलर फीड कर रहा था, आपने उस प्लांट के अंदर ही वो बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस बैक्टीरिया, जो बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस था, उसके पास भी पर्टिकुलर कोई जीन ही होगा, है ना। देखिए आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस यानी BT लिख रहा हूँ स्मॉल फॉर्म में, इसके पास भी कोई जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर भी कुछ जीन्स होंगे, और वो जीन्स कोड कर कर कुछ प्रोटीन बना रहे होंगे।
यानी कि वो जो इसने टॉक्सिन रिलीज किया, वो कहीं भी, टॉक्सिन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो वो टॉक्सिन जो होगा वो भी इसके जेनेटिक मटेरियल पर प्रेजेंट किसी जीन की मदद से ही बना होगा। आपने पढ़ा है ना, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन किसी डीएनए से बना होगा, है ना। तो जो टॉक्सिन है वो किसी जीन की मदद से बना होगा, तो हम उसके डीएनए में से या किसी भी जेनेटिक मटेरियल जो उसका होगा उसमें से उस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट कर लें, उसको हट निकाल लें और उसको अपने नेटिव प्लांट के अंदर, कॉटन वाले प्लांट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमारा सेम कॉटन प्लांट ये टॉक्सिन क्रिएट करने लगा जो बैसिलस थ्रूइजेनेसिस कर रहा था, और जब उसके लीव्स, वो जो उसका जो टॉक्सिन था वो उसकी लीव्स तक में पहुंच गया, हर पार्ट में उसके पहुंच गया। अब जैसे ही कैटरपिलर ने उस लीफ को खाया, तो वो टॉक्सिन सीधा उसकी गट में एक्ट करा और वहां पर वो कैटरपिलर मर गया। ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं थी इनके स्पोर्ट्स को स्प्रिंकल करने की, हमने सिर्फ उस प्लांट को ही उस पर्टिकुलर कैटरपिलर से रेजिस्टेंट बना दिया विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल, बट चेंजिंग इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समहाउ। ओके, अब ऐसा ही आप ध्यान दें, हमने एक और चीज बनाई थी, बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल। बट बीटी ब्रिंजल जो था, बीटी ब्रिंजल यानी कि बैसिलस थ्रूइजेनेसिस ब्रिंजल, ये थोड़ा हमारा हम देखा कि ये कहीं ना कहीं कैंसरस था। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई कबार कि कुछ हम चीज़ें बनाएं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। यानी जब उसको ब्रिंजल को खाया गया तो ऐसा पाया गया कि वो कहीं ना कहीं कैंसरस है, यानी वो कैंसर कॉजिंग उसके अंदर जीन्स जो थे वो थे ऐसे ऐसे उसके अंदर म्यूटाजेंस थे जिन्होंने कैंसर कॉज करा यहाँ पर, हमारे अंदर म्यूटेशंस लाई हमारी जीन्स के अंदर और कैंसर को कॉज करा। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, और इसको अब हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें आप। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं, एक और था फंगस ट्राइकोडर्मा। एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, उस फंगस ट्राइकोडर्मा से क्या हुआ, वो रूट इकोसिस्टम की फंगस है, यानी कि रूट इकोसिस्टम यानी कि जमीन से नीचे वो रहती है, यानी रूट यानी कि अगर हम बात करें तो एक अबव जो आपको दिखता है वो है शूट इकोसिस्टम। एक पौधे का जो अबव पार्ट आपको दिखता है, जो बार बार आपको दिख रहा है, दैट इज शूट इकोसिस्टम, और जो जमीन के नीचे है जो आपको नहीं दिख रहा, दैट इज रूट इकोसिस्टम। तो ये जो फंगस थी ट्राइकोडर्मा, ये ज़मीन के नीचे रह रही थी और ये फ्री लिविंग थी। फ्री लिविंग यानी कि अकेली रह रही थी, सोलिटरी लाइफ रखती है, कॉलोनीज नहीं बनाती। तो ये भी कई प्लांट पैथोजेन से हमारे को, हमारे प्लांट्स को बचा रही थी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से बायो कंट्रोल ही हो गया, हमने किसी माइक्रोब का, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ यहाँ पर करा। अब एक होते हैं बैकुलोवायरसेस, are pathogens that attack insects and other arthropods। ठीक है, अब बैक्लोवायरस क्या थे, वो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स पर, ऑर्थ्रोपॉड्स पर। ऑर्थ्रोपॉड्स मतलब कि द ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, ऑर्थ्रोपॉड्स, पॉड्स मीन्स लेग्स, ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड। ओके, जो ऑर्थ्रोपॉड्स थे और जो इंसेक्ट्स थे, उनसे हमें, उनके अटैक से हमें बचाने के लिए बैकुलोवायरस जो थे वो बहुत ही यूज़फुल निकले। जो मेजॉरिटी ऑफ बैकुलोवायरस हैं वो एक जीनस से आते हैं, आप जीनस को याद रखना पड़ेगा आपको, जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस, ये उनका जीनस। अब ध्यान से देखिए, आपके बैकुलोवायरस क्या हैं,
स्पीशी बन गई हैं कहीं ना कहीं, और जीनस यानी वो जिस जीनस से आते हैं वो जीनस बेसिकली हमारा है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, ये वायरस जो थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक थे, यानी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए अगर इनको बनाया गया है तो उसी स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे, बाकी स्पीशीज के ऊपर अपना कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, उनको इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम था, यानी छोटी सी रेंज के अंदर अगर ये हमारे सपोज ये किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट एक्स को हार्म कर रहे थे तो ये उसके क्लोजली रिलेटेड वाई जेड वाले को हार्म नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक्स को ही करेंगे। इतने स्पेसिफिक और नैरो स्पेक्ट्रम में अपना काम करते थे ये। ठीक है, they have been shown to have no negative impacts on plants, mammals यानी हम लोगों पर, birds पर, fishes पर, और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। ना तो इन्होंने हमारे को, बर्ड्स को, फिशेस को कोई इम्पैक्ट नहीं करा, और जो इर्द गिर्द के उसी के जो पास पास के इंसेक्ट्स थे जिनके लिए टारगेटेड नहीं था उन पे भी इन्होंने कोई हार्मफुल इफेक्ट एज सच नहीं किया। ठीक है, और यही हमारा क्या था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था, जिसकी मदद से हमने किया। आपको ये फुल फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी। आईपीएम मतलब कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, बस। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल। एक सेकेंड, बायो फर्टिलाइजर्स, समथिंग इज रॉन्ग। आज जो है हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमारा सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन इतनी फास्ट रेट से बढ़ रही है, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है कि हमारे को हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड देने के लिए कम पड़ रहा है, और उनकी उस क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वहीं पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को छोड़कर केमिकल्स की ओर बढ़ रहे हैं, केमिकल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि सॉइल पे इम्पैक्ट आ रहे हैं। हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो फिर से सॉइल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हमें चाहिए क्या कि इन फर्टिलाइजर्स को भी हम कहीं ना कहीं बायो फर्टिलाइजर्स बनाएं, यानी कि जो सॉइल पे इम्पैक्ट ना करें। ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं और जो सॉइल में ही रहते हैं। ठीक है, वो सॉइल को हार्म ना करें। तो करा क्या हमने यहाँ पर, द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा दें। न्यूट्रिएंट क्वालिटी यानी कि अगर सॉइल के अंदर मैग्नीशियम कम अमाउंट में है तो उस कहीं ना कहीं उसमें वर्क कर कर उसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को कहीं ना कहीं से वो इंक्रीज करे, इनरिच करे न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो उन माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर लेते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, इसमें आपके कुछ बैक्टीरिया आते हैं, कुछ फंगई आती हैं, कुछ सायानो बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगई और कुछ सायानो बैक्टीरियाज आते हैं। आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा और छोटी क्लासेस में पढ़ा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है, लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो आपकी पल्सेस हैं, उनके रूट्स में कुछ नोड्यूल्स, कुछ गांठ टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं जो दिखाते हैं एक सिम्बायोटिक रिलेशन को ऑफ राइजोबियम विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आपने पढ़ा होगा रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बैक्टीरिया करते क्या हैं,
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। आपको पता है कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो 78% एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, बट प्लांट उस नाइट्रोजन को उसी N2 की फॉर्म में नहीं ले सकता, उसको उसके नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो काम ही करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया, और भी बैक्टीरिया हैं जो ऐसा काम करते हैं, जैसे कि फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में आप याद रखें, फ्री लिविंग के अंदर एजो एजो वर्ड आ जाएगा आपका, जो फ्री लिविंग होंगे, जैसे कि आप देखें एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, ये आपकी फ्री लिविंग है, दैट इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक। कुछ फंगी भी हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बनाती हैं हायर प्लांट्स के साथ, जैसे कि हायर प्लांट्स में आप क्या क्या नाम बता रहा हूँ मैं आपका, जिम्नोस्पर्म से और एंजियोस्पर्म से के साथ वो एसोसिएशन बनाती हैं कुछ फंगाइस, ठीक है, उनके रूट्स के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो ग्लोमस जीनस के जो फंगस हैं वो ये पर्टिकुलर एसोसिएशंस बनाती हैं। जो फंगल सिम्बायंट है, जो फंगल पार्ट है, दो पार्ट है, एक फंगल पार्ट और एक प्लांट पार्ट, ठीक है ना, जो प्लांट की रूट से बनाएगा। फंगल पार्ट को क्या मिलेगा, फंगल पार्ट करता क्या है, पहले वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और पास कर देता है प्लांट को। फॉस्फोरस प्लांट उस अमाउंट में सॉइल से नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब फंगस आ गई तो फंगस ने प्लांट के लिए फॉस्फोरस सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर 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 प्लांट को भेज दी। प्लांट जिनके अंदर ऐसी एसोसिएशंस, माइकोराइजा टाइप की एसोसिएशंस बनी होती है, ऐसा पाया गया कि वो रेजिस्टेंस थे रूट बॉर्न पैथोजन, यानी कि जो रूट इकोसिस्टम के अंदर जो पैथोजेंस वर्क करते हैं उनसे रेजिस्टेंट थे। टॉलरेंस शो करते थे सैलिनिटी, सैलिनिटी यानी कि पानी के अंदर कितना नमक है, ठीक है ना, सॉल्ट कंटेंट कितना है बेसिकली, उस सैलिनिटी से भी वो बचे हुए थे। सूखा पड़ गया तो उस सूखे में भी कहीं ना कहीं ये प्लांट्स अपने आप को कैसे ना कैसे मेंटेन कर पा रहे थे। जब बाकी प्लांट्स मर गए तब भी ये कहीं ना कहीं जिंदा पाए गए। इनकी ग्रोथ तो इंक्रीज हुई, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट इंक्रीज हुई, ऐसा देखा गया। अब आप क्या सोच सकते हैं कि फंगस को क्या मिलता होगा इस एसोसिएशन से, तो फंगस को मिलता है फूड और शेल्टर। प्लांट ने खाना बनाया, कुछ प्लांट ने कुछ खाना बनाया होगा, प्लांट क्या है, ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक, तो उसने कुछ खाना बनाया और उसमें से कुछ खाना फंगस को दे दिया और फंगस को इस ग्रीन प्लांट की रूट्स में शेल्टर मिल गई, पनाह मिल गई, तो ये इसको फायदा हुआ। अब साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो भी ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। वाइडली कंट्रीब्यूट इन दी इको एक्वाटिक एंड द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा 11th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में। ध्यान से देखिएगा, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मिले तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये ऐसा क्यों होता है, साइनोबैक्टीरिया क्यों एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया, 3 एग्जाम्पल हैं आपके, तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। पैडी फील्ड्स में यानी जो आपका चावल होता है, पैडी यानी चावल, चावल का जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं, ठीक है। ब्रू ग्रीन एल्गी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देती हैं सॉइल के अंदर और उसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देती हैं। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आपका लिखा है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए थे उनको वापस से बनाना, रिप्लेनिश करना किसी ना किसी फॉर्म से, और रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स भी कम हो जाती है अगर आप इन पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइजर्स का, इन पर्टिकुलर माइक्रोब्स का अपने प्लांट के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है। समरी में आज से आपका कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। एक ग्लांस आपको चैप्टर एट ग्लांस मिल जाएगा समरी पढ़ने से। समरी में जनरली कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे होते हैं एनसीईआरटी की समरी में, तो वो पढ़नी नेसेसरी होती है, बट इस चैप्टर के लिए समरी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप। ठीक है। आपको इनके आंसर्स नेट पे कहीं मिल जाएंगे। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इनके आंसर खुद भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15, बस यही है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, कई जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी आप पढ़ें। ठीक है। So that's all for this video, and we have successfully completed this entire chapter. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें उसको, मैं ज़रूर उसको आंसर करने की, एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और अगर आपके कोई और सजेशंस भी हैं कि मुझे किस चैप्टर पर वीडियो बनानी चाहिए और किस तरीके से वीडियोस बनाने में प्रोग्रेस करना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना चाहिए, तो आप वो भी ज़रूर बताएं मेरे को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।